कहते हैं कि शुरुआत में कहाँ से बांसुरी सोचा गया कि बांस की बने, तो बांस कोई सूख गया होगा, कीड़ों ने उसको काटा होगा, जब उसमें छेद हो गए होंगे तो कभी हवा चली होगी, तो हवा बांस से गुजरी होगी तो बांस जरूर उस दर्द से कर रहा होगा, और किसी ने उसके दर्द को देखा तो उस दर्द से फिर उसने मोहब्बत पैदा कर दी। क्या बात है सर, इसीलिए गानों में जो दर्द होता है वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द तो सबकी जिंदगी में है जी, लेकिन जो दर्द को दवा बना ले वही इंसान है। वही इंसान है। तो सर क्या दर्द से शुरू करेंगे कि मोहब्बत से शुरू करेंगे? बिल्कुल, जैसा आप चाहें। मैंने अपने नाम के आगे ना तो कभी समाज सेवी लगाया जी, और ना मैं चाहता हूँ कि कोई समाज सेवी कहे, क्योंकि हम जो बाबा साहब को हमने पढ़ा या स्वामी ब्रह्मानंद जी को पढ़ा तो हमें लगा कि ये हमारे कर्तव्य हैं, इससे हम अलग नहीं रहते। ये डायलॉग याद आ गया है सर, रेड एंड चीप है तो लेदर ही होगा। अगर सर आप इस पे कुछ कहना चाहें। सर प्रेम, इश्क, मोहब्बत ये शब्द आते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मित्रता क्या है सर? एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी है। यहाँ सर ने जैसा कि बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, क्लास में बैठ गया, और दौड़ते हुए फिर निकल गया, दौड़ते हुए फिर निकल गया, तो फिर सर ने उसको दौड़ में ही आगे बढ़ाया और वो प्राइज भी पा गया। अंतर ये है कि पहले हम भी उतना मैच्योर नहीं थे, हम बहुत, जब बच्चे कुछ शरारत करते थे तो हम बहुत गुस्सा हो जाते थे जी, और हमने एक बार तो बहुत वो गलत शब्द भी कर दिया था कि मेज पे ही जूता रख दिया था। प्रकृति ने हमें मुंह एक दिया है और कान दो, मतलब बोलना जितना है उससे दुगना सुनना है। अपनी आवाज को चिल्ला करके तेज वो कहता है जिसकी आवाज में ताकत नहीं है, जिसके विचारों में ताकत नहीं है। तो किसको सूरज जगा रहा है, कौन सूरज को जगा रहा है? क्या बात है सर। मेरे बिच्छू अब एक कक्षा 1 के बच्चे बन लेते हैं और कम से कम 8 बच्चे बिच्छू बन लेते हैं और मंडल स्तर पर पुरस्कृत, मैंने पहले ही बताया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या आपके से सांप भी बन लेते हैं? पहले तो सर आप ये बता दीजिए, 2 बांसुरियां क्यों हैं अलग अलग? बांसुरी देखो कई होती हैं, अलग अलग इनके स्केल होते हैं जी, जैसे ये C स्केल की बांसुरी है जी, और ये ब्रांडेड भी है, इसकी कीमत लगभग 2250 रुपये है, जी। और ये लोकल वाली है 200-250 रुपये वाली बांसुरी है। लेकिन काम लेकिन ओरिजिनल हाँ करती है। हाँ बिल्कुल, काम तो ऐसा है कि इसमें थोड़े जो नोट्स होते हैं वो बहुत परफेक्ट फ्रीक्वेंसी रहती है, इसमें उतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है। जी, तो फिर भी जैसे, और ये इसमें आवाज थोड़ी मोटी भी आएगी कि सबसे पहले आवाज बनी होगी जी, और आवाज के उतार चढ़ाव से स्वर बने होंगे, और जब स्वरों का संयोग हुआ होगा तब जाकर के किसी तरीके से राग में प्रो के संगीत बना होगा। तो संगीत एक बहुत अच्छी विधा है और इसमें दर्द और जैसे प्रेम सब कुछ है, और संगीत में थोड़ा एक ही खास बात है जी, कि ये हमेशा लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करती है। जी, जो तूफानों में पलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। जी, जी, कि डर तो मैं भी गया था फासला देखकर, जी, डर तो मैं भी गया था फासला देखकर, पर आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। पहली सीढ़ी पर ही खड़े होकर आपको छत दिखाई नहीं देगी। पहली सीढ़ी से कदम आपको दूसरी सीढ़ी पर रखना पड़ेगा, दूसरी सीढ़ी से तीसरी, फिर ऐसे एक एक सीढ़ियां करके आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। एक समय आएगा जब आप अंततः छत तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहली सीढ़ी पे ही अगर आप खड़े होकर छत की कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं निराशा आना स्वाभाविक है। कि अगर एक मछली अगर अपनी वैल्यू इस वजह से अगर आके कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पाती तो वो तो निराश ही बनी रहेगी। मछली का काम है जल में तैरना। 2 शब्द और मेरे दिमाग में आते हैं, कला, चित्रकला। बहुत सही। आपकी क्या विशेष राय है इस बारे में? कला तो कहते हैं कि सब लोग सुनते हैं कला ही जीवन है, जी, तो वाकई में देखते हैं कि अगर आप चित्र बनाना जानते हैं जी, तो आप देखेंगे कि चित्र बनाते बनाते उसमें इतना खो जाएंगे कि आपके दिमाग का सारा तनाव दूर हो जाएगा। और मैं बच्चों को जरूर सिखाता हूँ कि ये इतनी प्राचीन विधा है कि कला जरूर सीखें आप। और कला में वो क्षमता है कि कला चाहे तो बहुत कठिन से कठिन समस्याओं को मात्र चित्रों के माध्यम से हल कर सकती है। एक छोटी सी एक बहुत कहानी है जी, कि एक राजा एक पैर से तो मतलब लड़ाई में पैर उसका कट गया था और एक आंख उसकी फूट गई थी। जी, और उसने अपने चित्रकारों से कह दिया कि एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसमें अगर कमी नजर आ गई तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, और अगर मुझे अच्छी लग गई वो पेंटिंग तो तुम्हें जितना कहोगे जी भर के इनाम दूंगा।
जी। तो सब चित्रकार परेशान कि भैया हम न बनाएंगे। एक जो टैलेंटेड था, क्योंकि हर चीज में कला है तो कला में स्किल भी लगेगी, जी। तो उसने कहा चित्र मैं बनाऊंगा। उसने राजा को एक घोड़ा पे बैठा हुआ, जो लंगड़ा पैर था, कटा हुआ पैर, दिव्यांग पैर कहिए, सॉरी, दिव्यांग पैर को घोड़े के उस तरफ कर दिया और निशाना लगाते हुए बना दिया, जो आंख फूटी थी उसको दबा दिया और तीर निशाना लगा रहा राजा और बना दिया चित्र। अब आंख फूटी, उसको आंख को दबा दिया और जो पैर कटा हुआ उस पैर को घोड़े के क्या कर दिया, पीछे की साइड में चित्र बना दिया। और जब सब ने देखा, वाह क्या चित्र, वाह क्या चित्र है। तो ये होता है कि कला तो सबको ही बनाता है जी। लेकिन कला के भीतर जो कला है वो दिल से निकलना चाहिए। क्या बात है सर। जैसे अगर बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि ये एपिसोड तो काफी बड़े बुजुर्ग लोग भी देखेंगे, तो सर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारा श्रोता दर्शक देख रहा हो, हाँ, जो अपने समय में किसी भी कारणवश उतना नहीं पढ़ पाया हो, बिल्कुल, या हम स्पष्ट शब्दों में कहें कि क्या एक अनपढ़ आदमी भी चित्रकला कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी। किसी भी उम्र में कभी भी सीखा जा सकता है। आप कई कहानियां अखबारों में पढ़ेंगे कि पता चले यूएसए में देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 70 साल के बुजुर्ग ने इस समय डिग्री हासिल की। जी। तो हम लोगों को अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा। आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। जी, सीखने की कोई उम्र नहीं। बिल्कुल नहीं। आज का जो हिंदुस्तान का, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी, जो हमारा हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है और जो बाहर का, विदेशों का, फॉरेन कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम है, दोनों को अगर सर कंपेयर करें, कहीं ना कहीं आप किसको बेहतर मानते हैं और क्यों? उसमें देखिए, मुझे तो बड़ी इच्छा है कि अगर मुझे कंपैरेटिव स्टडी के लिए कहीं बाहर अगर गवर्नमेंट भेजे और हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाएं तो और अच्छा जवाब दे पाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि हम एचबीटीआई में कई ऐसे प्रोफेसर से भी हमको पढ़ने का मौका मिला जिन्होंने बाहर से एजुकेशन ली थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने मातंबर तिवारी जी से पढ़ा जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। तो हम देखते हैं कि पढ़ाई का जो तरीका है अपने यहाँ और उनके यहाँ अलग है। वहाँ बच्चे की टैलेंट को देखा जाता है कि बच्चा किस चीज में ज्यादा निपुणता हासिल कर सकता है, उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ एक बन गया कि बड़ा भैया साइंस से पढ़ा है तो छोटा भैया साइंस पढ़ेगा क्योंकि उसको उसकी किताबें मिल जाएंगी। तो ये नहीं सोचेगा कि इसकी साइंस लायक है या नहीं है। तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में अपने परिवार से लेकर के एक ये धारणा है कि ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चा क्या करने लायक है। और दूसरा, जो देखो हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश हैं। अगर हम विकसित देशों से अपने देश की तुलना करेंगे तो हमें थोड़ा कमियां ज्यादा नजर आएंगी। जैसा आइंस्टीन ने कहा है कि अगर एक मछली अगर अपनी वैल्यू इस वजह से अगर आके कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पाती तो वो तो निराश ही बनी रहेगी। मछली का काम है जल में तैरना। तो हमारे यहाँ देश में समस्याएं भी काफी हैं और तो हम उन देशों से उतनी ज्यादा तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सब लोग चाह लें कि जो व्यवस्था है उसी में हमको अच्छा करना है तो आगे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर होने की उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हम बुंदेलखंड से आते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बाकी राज्यों की तुलना अगर अपन बात करें बुंदेलखंड में, सर बहुत रिच कल्चर रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद भी जो सर स्पोर्ट्स वाइज अगर अपन देखें, ओलंपिक में जो बाकी के राज्य हैं, हरियाणा हो गया या पंजाब हो गया, बेहतर कर पाते हैं। उसके कंपैरेटिवली सर बुंदेलखंड को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या कहें कि उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जबकि सब चीजें यहाँ सर आजादी की बात करें तो यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बिल्कुल। उसके बाद तमाम प्रकार के सहयोग रहे, लेकिन फिर भी सर वो डेवलपमेंट क्यों नहीं बुंदेलखंड को मिल पाया? वो इसलिए नहीं मिल पाया कि यहाँ पर जो हमारी खेल खेलने के लिए केवल ताकत की जरूरत नहीं है, ताकत के साथ साथ जैसे कहते हैं दिमाग की भी जरूरत है। तो जब हमारे अच्छे ट्रेनर नहीं रहे, हमारे यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि कोई बड़ा स्टेडियम हो या खेलने के लिए बहुत बड़े सामान हो या ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पास में हो, तो हम लोग नहीं निकल पाए। और दूसरी बात यह है कि जब ट्रेनिंग कर देने वाला कोई नहीं होता है तो बच्चे में हुनर होने के बाद भी नहीं सीख पाता। कई बार पाकिस्तान का एक गाँव है जिसकी इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि वहाँ हॉकी तो ठीक है, आप कबड्डी नहीं खेल सकती, फिर भी वहाँ उसने 6 ओलंपियन दिए
क्यों दिए? क्योंकि उनको एक वो मिल गया, बैकअप मिल गया, सपोर्ट मिल गया। तो हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं मिल पाता। कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है, अब पता चलो अच्छा पहलवान, जैसे परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी भी अच्छे पहलवान थे, अब कोई पहलवानी करना चाहता है तो 4 लोग उसके बगल में दारू गुटखा कर रहे हैं, तो पहलवानी करेगा कि ये सीखेगा? तो अगर सब लोग काम करते हैं तो वो चीज आगे बढ़ जाती है। हमारे यहाँ वैसा माहौल नहीं बन पा रहा, और माहौल से ही सब काम होता है। जी सर, क्या इसका ये भी कारण हो सकता है क्योंकि अभी तक हम दूसरों से उम्मीद लगाए रहे हैं कि कोई बाहर से आके व्यक्ति आके यहाँ डेवलपमेंट करेगा, कोई नेता रहेगा जो वो डेवलपमेंट कराएगा? सर, क्या जरूरत है हमें इस समय की जिम्मेदारी अपने हाथ में ही लेने की? बिल्कुल, उसमें जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें कि स्थिति सबके पास रहती है। जो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता कि मुझे ये प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो उसमें जो समाज के शिक्षित लोग हैं वो जाके अगर गाइड करें, गांव गांव जा करके या इन चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाएं, तो बच्चों में इतना हुनर है अपने बुंदेलखंड के कि वो कुछ भी कर सकते। बिल्कुल सर, किसी भी इंसान में जब वो प्रयास करता है, बच्चे भी देख रहे होंगे, आपके स्टूडेंट भी सर, जब प्रयास करते हैं और जब अंत में जो असफल होते हैं उसके बाद जो कोई भी व्यक्ति निराश हो जाता है तो उस निराशा को वो कैसे झेलेगा? निराशा के लिए हम लोग इतिहास के भी छात्र रहे हैं जी। तो देखा गया है कि जब आपके पास कोई काम ना हो या निराशा की स्थिति हो तो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, रचनात्मक कार्य करें, और रचनात्मक कार्य करेंगे तो आप नए सिरे से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे, और जब अपने आप को खड़ा कर लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि इंसान अगर दूसरे की नज़र में गिर जाए तो उठ सकता है, लेकिन अपनी नज़रों में गिर जाए तो नहीं उठ पाता। आप एक रचनात्मक कार्य शुरू करिए, कोई भी, मैं कर रहा हूँ बांसुरी बजा रहे हैं या छोटा काम आपके घर में खजूर लगा, उससे आप वो गाँव में जो झाड़ू होती बाहर वो बनाइए। आप कुछ काम आप करने लगिए, रचनात्मक काम। जब आप करेंगे तो रास्ता निकलेगा। जैसे कई बार जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा, मैंने 4 बार प्री क्वालिफाई किया, मेंस इंग्लिश क्वालिफाई किया, उसके बाद कुछ नहीं, मुझे जॉब भी नहीं मिली और मैं राठ में आ गया। तो उसके बारे में 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि डर तो मैं भी गया था फासला देखकर, डर तो मैं भी गया था फासला देखकर, पर आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। आप कोई रास्ता पकड़िए, उसमें धीरे धीरे आगे बढ़िए तो सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर शुरुआत करने की आवश्यकता बिल्कुल, है। बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। पहली सीढ़ी पर ही खड़े होकर आपको छत दिखाई नहीं देगी, पहली सीढ़ी से कदम आपको दूसरी सीढ़ी पर रखना पड़ेगा, दूसरी सीढ़ी से तीसरी, फिर ऐसे एक एक सीढ़ियां करके आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। एक समय आएगा जब आप अंततः छत तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली सीढ़ी पे ही अगर आप खड़े होकर छत की कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं निराशा आना स्वाभाविक है, और जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट के पास या हर एक बच्चे के पास रमेश राजपूत जैसे गार्जियन मौजूद हो। ये तो आपको बड़ा फन है जो इतना तारीफ कर रहे हैं। नहीं सर, आपको हमेशा से आपका सहयोग साथ, जो बच्चे अभी आपके स्टूडेंट, हम तो क्योंकि पुराने स्टूडेंट रहे हैं, जानते हैं सब चीजें, जो बच्चे आपके साथ अभी हैं वो भी इस बात को बराबर रूप से महसूस कर रहे होंगे। सर आगे बढ़ते हैं हम। गंभीर जिंदगी एक इंसान की रहती है, इतना संघर्ष रहता है। मैं अगर शिक्षक के तौर पे ना देखूं, एक वास्तविकता में अगर मैं देखूं, रमेश राजपूत जी की जिंदगी में इतना संघर्ष रहा। आपने जैसा कि बताया, शुरुआती जीवन मिडिल क्लास भी नहीं था, बहुत पुअर कंडीशन थी, 5 भाई हो गए, उसके अलावा 3 बहनें, ये सब चीज सर इतना संघर्ष करने के बाद भी तो सर प्रोसेस होता है यहाँ तक पहुंचने का, तो सर प्रोसेस क्या है? उसको यहाँ से शुरू करेंगे। कहते हैं जो तूफानों में पलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। जी। आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप चलना शुरू करिए। हम फिर उसी बात पर आ रहे हैं कि जब आप चलेंगे तो आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा, और हम चलते गए, कहानी आपके सामने, कारवां बनता गया, लोग जोड़ते गए। तो इस गंभीर जिंदगी में, व्यस्तताओं में इतनी फुर्सत रमेश राजपूत जी को कहाँ और कैसे मिल गई कि कविताएं भी लिखने लगे, बांसुरी भी बजाने लगे? हालांकि हम बांसुरी पे आ ही गए हैं,
तो आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि इसका जवाब दे के सर आप कुछ ना कुछ बांसुरी बजा के भी हमें और दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। देखिए, कहते हैं कि वी हैव नो टाइम, इफ वी वांट टाइम वी हैव टू क्रिएट इट। सबके पास 24 घंटे हैं, जी किसी के पास 26 घंटे नहीं है। तो 24 घंटे में ही हमें समय निकालना है। और एक दूसरी चीज जो दर्शक जरूर समझेंगे जी कि देयर इज ऑलवेज टाइम इन टाइम, समय में समय है। जी अगर हो सकता है किसी के लिए जितना 1 घंटे में काम करता है, कोई हो सकता है उसको 1 मिनट में ही निपटा ले, तो उसने तो 59 मिनट बचा लिए ना अपनी। जी जी तो उस जो हम समय है उसका हम यूटिलाइज करना जानते हैं, उसको सदुपयोग करते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या में योग किया, योग करने के बाद बांसुरी बजाई और फ्रेश फ्रेश होकर नहा धो के खाना खा के फिर स्कूल चले जाती हैं। तो इसके लिए आपको सुबह तो उठना पड़ेगा। जैसे बड़े महापुरुषों ने कहा कि अगर सामान्य जीवन जीने के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम करना पर्याप्त है, अगर कुछ अलग करना चाहे तो सुबह 4 से शाम 10 तक उल्टा करो उस समय को, तब आप देखेंगे कि आपके पास समय ही समय रहेगा। घड़ी सबकी 24 घंटे ही चलती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंतर ये रहता है कि कौन 24 घंटे में से 10 घंटे चल रहा है, कौन 14 घंटे चल रहा है, कौन 16 घंटे। मजाक में कहो किसको सूरज जगा रहा है, कौन सूरज को जगा रहा है। क्या बात है सर, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। इसी के साथ मुझे सर एक वाक्य याद आ गया। मैं सर जिस टाइम पे मुंबई था, शुरुआत में गया था क्योंकि हॉस्टल से वैसा रूटीन बना हुआ था, सुबह जल्दी 5 बजे जागने का रूटीन था। वहां जाके पता चला कि सर वहां तो लोग 11-12 बजे जाग रहे हैं। तो मैं जल्दी जाके पार्क में जाता था, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता था। मैं एक राइटर को देखता था, अभी मैं उनके संपर्क में हूँ, मेरे साथ काम करते रहे, विजय कुमार मिश्रा जी, जो काबिल मूवी आई थी ऋतिक रोशन जी की, उसके मेन राइटर हैं। तो उनसे मुलाकात हुई इसी पार्क में। वो बैठे बैठे मुझे देखते रहते थे। 2 ही लोग होते थे सर, वो अपना पार्क में दूर कहीं लिखते रहते थे, मैं अपना एक्सरसाइज, क्योंकि मैं भी अनजान था तो किसी अनजान से बात नहीं करूंगा, और वो भी अपना लिखते रहते थे। 2 से 3 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम यहाँ नए नए हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं डेली देखता हूँ, तुम यहाँ कोई नहीं होता है, तुम डेली 2-3 दिन से आ रहे हो, और ये मुंबई है और यहाँ सलमान खान और शाहरुख खान भी 12 बजे उठता है। अच्छा, तुम 6 बजे उठ के क्या कर लोगे? तो मैंने कहा ये तो मुझे जानकारी नहीं थी कौन कितने बजे उठता है, मैं नया नया गया था, उनको 10-12 साल हो चुके थे वहां। तो मैंने कहा कि यहाँ अगर शाहरुख खान या सलमान खान 12 बजे उठता है और मैं आज 6 बजे यहाँ उठ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आज भी उनसे 6 घंटे आगे हूँ। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फिर कहा था कि तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो। तो ये समय समय की बात है कि भाई टाइम का कितना इंपॉर्टेंस, कौन कितनी जल्दी जाग जा रहा है, फिर उसके पास उतनी टाइम एक्स्ट्रा रहता है काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। कहते हैं छत्रपति शिवाजी तो कहते हैं 4 घंटे ही सोते थे, बाकी टाइम अपनी रणनीतियां बनाते थे, मेहनत करते थे, तब जाके आज उनको हम लोग मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि वो आसन थोड़ा सा अलग होते हैं, मैं वीडियोस लगा दूंगा तो सर के आप योगिक आसन भी देख सकते हैं, और रिकॉर्ड सर ने अभी यहाँ भी हम लोगों को दिखाए हुए हैं। लेकिन मैं बांसुरी तो जरूर सर चाहूंगा कि आप बांसुरी जरूर हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ बजा के सुनाइएगा। दोनों इंस्ट्रूमेंट दो सर मैं आपको। पहले तो सर आप ये बता दीजिए 2 बांसुरियां क्यों हैं अलग अलग? बांसुरी देखो कई होती हैं, अलग अलग इनके स्केल होते हैं जी। जैसे C स्केल की बांसुरी है जी, और ये ब्रांडेड भी है, इसकी कीमत लगभग 2250 रुपये है, और ये लोकल वाली है 200-250 रुपये वाली बांसुरी है। लेकिन हाँ बिल्कुल, काम तो ऐसा है कि इसमें थोड़े जो नोट्स होते हैं वो बहुत परफेक्ट फ्रीक्वेंसी रहती है, इसमें उतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है जी। तो फिर भी जैसे, और ये इसमें आवाज थोड़ी मोटी भी आएगी। और अच्छा बहुत सर एक और बात मैं टोक दूंगा आपको, जैसे आपने कहा आवाज थोड़ी मोटी आएगी, जितना सर मेरी जानकारी के हिसाब से अभी जैसे बहुत ज्यादा ठंड है, तो क्या सर्दी और गर्मी यानी टेम्परेचर का भी असर होता है? देखा बांस है, जैसे बांस में जितना ज्यादा ये सूखी रहेगी बांसुरी उतना ही अच्छा, इसमें जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ओस ज्यादा है, तो उतना अच्छा स्वर नहीं निकलेगा और उंगलियां भी उतनी स्पीड से नहीं चलेंगी। और स्वर में तो आप जानते ही हैं कि संगीत कैसे बना, हमने आपको बताया कि सबसे पहले आवाज बनी होगी और आवाज के उतार चढ़ाव से स्वर बने होंगे, और जब स्वरों का संयोग हुआ होगा तब जाकर के किसी तरीके से राग में प्रो के संगीत बना होगा। तो संगीत एक बहुत अच्छी विधा है और इसमें दर्द
और जैसे प्रेम सब कुछ है। और संगीत में थोड़ा एक ही खास बात है जी कि ये हमेशा लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करती है। जी बांस से आप दो काम कर सकती हैं। जी एक वो लोग हैं जो डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं, वो बांस से बना सकते हैं धनुष बाण। जी और एक कंस्ट्रक्टिव है जो सकारात्मक सोच रखती है, वो बांस से बांसुरी बना सकती है। तो हम बांसुरी वाले लोग हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। बांसुरी की आप बात आ ही गई है तो वो भी थोड़ा सा मुझे याद आता है कि कैसे बांस रोया होगा तो उसमें से आवाज आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि शुरुआत में कहाँ से बांसुरी सोचा गया कि बांस की बने, तो बांस कोई सूख गया होगा, कीड़ों ने उसको काटा होगा, जब उसमें छेद हो गए होंगे तो कभी हवा चली होगी, तो हवा बांस से गुजरी होगी, तो बांस जरूर उस दर्द से कराहा होगा और किसी ने उसके दर्द को देखा तो उस दर्द से फिर उसने मोहब्बत पैदा कर दी। क्या बात है सर, इसीलिए गानों में जो दर्द होता है वो ज्यादा लोगों को बिल्कुल पसंद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्द तो सबकी जिंदगी में है, जी, लेकिन जो दर्द को दवा बना ले वही इंसान है। वही इंसान है। तो सर क्या दर्द से शुरू करेंगे कि मोहब्बत से शुरू करेंगे? बिल्कुल जैसा आप चाहें। एक जो शिवरंजनी राग है उसको थोड़ा सा मैं बजाऊंगा, गाना तो आप उसमें डाल भी देंगे। जी और इसके बाद एक एक लाइन, दो एक दर्द भरे गाने की और एक ठंड का सीजन चल रहा है उस पर भी हो जाएगा। जी क्या बात है। ये जैसे मान लो सर्दी चल रही है जी तो हम लोग कुछ पतली धुन है इसमें, जी इससे भी कर सकते हैं एक आध कोई गाना। जी पतले भी बज सकते हैं। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बिल्कुल बिल्कुल बजा सकते हैं इसमें। और वीडियो डले हैं, इस समय सर्दी भी है, मैंने बताया जी जी उंगलियां नहीं चलती हैं और टाइमिंग बिगड़ती है तो उतना स्वर भी नहीं हो जी पाता सर, है। एक और सर मेरा विशेष रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, या तो सर हीरो की विसल या फिर मेरे नैना, क्योंकि मेरा फेवरेट गाना है मेरे नैना। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन दोनों की सुना दे रहा हूँ, हीरो ट्यून भी सुना देंगे, कुछ नहीं। जी सर। बहुत बढ़िया सर। कितना समय लगा ये सीखने में आपको? बांसुरी सीखने के लिए कुछ टाइमिंग नहीं है, आप कितना समय दे सकते हैं, समय पर इच्छा पर है। आप पता चला 1 घंटे देंगे तो आपको सालों लग सकता है, और जितना ज्यादा रियाज करेंगे उतने में आती है। इसके लिए कुछ खास नियम नहीं है, जी वो पूरा अपनी मेहनत के ऊपर है। आपने सर बांसुरी अभी सीख ली, आपने योगा सीखा है सर। योगा में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा आसन है? योगा में देखो, कहते हैं कि योग क्या है। जी योग, आप आसन जो स्थिति में बैठे ये भी एक आसन है। तो जी। आसन अनंत हो सकते हैं, आप ऐसे बैठे ये भी एक आसन है, ऐसे किए हैं ये भी एक आसन है। जी लेकिन फिर भी 84 आसन मुख्य बताए गए हैं, जी वो 84 आसन हम करते हैं।
लेकिन कोई कहे कि भाई 84 हम तो ना कर पाएंगे, कोई ऐसी आसन बना बताओ जो पाचन शक्ति थोड़ा अच्छी बनी रहे और काम चल जाए। तो उसके लिए हमने एक कोड स्वतः बनाया, विस्पाचनम, मतलब वृश्चिकासन, सांख्य आसन, पश्चिमोत्तासन, चक्रासन और नौलिक्रिया और मयूरासन, इतने हम करते हैं। और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई कहे कि सब अगर कोई एक ही आसन करना चाहे तो कहते हैं कि शीर्ष आसन आसनों का राजा है, और हमारा अपना शब्द है कि वृश्चिक आसन उस राजा का बाप है, मतलब पिता है। अगर किसी ने वृश्चिक आसन कर लिया तो उसने सारे आसन एक साथ कर लिए, वो महाराजा है। हाँ। अगर आप बिच्छू बन लेते हैं तो शायद फिर और किसी आसन की जरूरत कम रह जाती। और ये भी एक आसन बिच्छू? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जैसे बताया था कि आपके बच्चे भी बिच्छू आसन फर्स्ट क्लास मेरे बिच्छू अब एक कक्षा 1 के बच्चे बन लेते हैं और कम से कम 8 बच्चे बिच्छू बन लेते हैं और मंडल स्तर पर पुरस्कृत है, मैंने पहले ही बताया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या आपके इससे सांप भी बन लेते हैं? बिल्कुल, सब बनेंगे। वो तो कई बार हम कर दे क्या है कि वहां पर चले हुई या कुछ ना करे, आप केवल लेट जाओ या सब आसन कर लो, नहीं कम से कम मेढक चाल। बच्चा जब शैतानी करता है, जैसे गांव में जादूगर नहीं आते हैं तो जानते हैं बीच में डिस्टर्ब करेंगे, शोर जरूर मचाएंगे, तो पहले वो शोर ही मचवाता है। इतनी शोर मचा लो शुरू में कि बाद में जब मैं अपना खेल दिखाऊं तो चुप हो जाए। तो बच्चों को सुबह सुबह आके अच्छी तरह आधा घंटा योग करा दो तो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है, चाहे सांप बिच्छू जो बनवाना पड़े। बिल्कुल सर, ये मुझे याद आ रहा है, हमारी क्लास में भी जब आप आते थे तो कहते थे देखो अभी मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ, अभी आप बात कर लो जो करना है, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर नहीं कोई बोलेगा। बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भाई। आपको मैं जो लेक्चर लूंगा उसमें पूरा 15 मिनट में हर चीज बता दूंगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप पूछें, और बीच में पूछेंगे तो समय बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल सर। सर अभी जैसे मैं आपसे अभी भी बात करता हूँ, तो जब मैं क्लास ले रहा था तो हमें सबसे ज्यादा जो अलग चीजें लगती थी, क्या प्रभावित करता था कि जो एक मेथड होता है बात करने का, वॉइस का जो मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन तो सर मैं ये शब्द तब जाना हूँ जब मैं मुंबई पहुंच गया। मेथड एक्टिंग ट्रेनिंग की हमारे ट्रेनर ने वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लासेस ली तो हमें शब्द याद आता है। फिर वो कहता है ऐसा कोई जन याद करो कि जो जिसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, उसको बोलने का तरीका। तो हमें याद आया था कि रमेश सर अच्छा क्लास में बोलते थे, कई बार उनकी आवाज नीचे हो जाती थी, ऊपर हो जाती थी। तो सर क्या आपने कभी वॉइस मॉड्यूलेशन की कोई क्लासेस ली है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें होता ही है जी कि कहते हैं कि अपनी आवाज को चिल्ला करके तेज वो कहता है जिसकी आवाज में ताकत नहीं है, जिसके विचारों में ताकत नहीं है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता तेज बोलने की जरूरत है। हमें याद है HBTI में हम 3rd ईयर में थे तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, इतना धीमा बोलते थे कि केवल होंठ भर चलते थे। तो एक लड़के से उसने पूछा कि बेटा बताओ मैंने अभी क्या कहा। तो लड़का खड़ा हो गया, डर गया, बोले तुम्हें इसलिए सुनाई नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं था, जबकि प्रकृति ने हमें मुंह एक दिया है और कान दो, मतलब बोलना जितना है उससे दुगना सुनना है। सुनने की कैपेसिटी डालो, आप सुनने की क्षमता नहीं विकसित कर पाए। आप अब मुझे पता है कि मैं उससे भी धीमा बोलूंगा तब आप सुन लेंगे। वो धीरे से बोलते थे और पूरी क्लास अपने कान गुरुजी के मुंह में रखती थी। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊं तो अपने कान मेरे मुंह के पास ले आओ, चल करके नहीं, दिमाग से। सर ऐसा कभी हुआ है जब आपने कभी ऐसा कहा हो, कोई बच्चा आपके पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं एक आध वीडियो दिखाऊंगा कि बच्चे कई बार आते हैं और बताते हैं, बिल्कुल पास में आ जाती हैं, लिपट जाती हैं, कपड़े भी गंदे कर देते हैं। लेकिन मैं उनको ये एहसास, कई बार हमें गुरुजी सर जी की जगह पापा या मामा या भी कह डालते हैं धोखे से, तब भी हमको अच्छा लगता है और जाकर के पकड़ भी लेते हैं। कभी बांसुरी अगर हमें संगीत सिखाना चाहे तो उसको पकड़ लेते हैं, कोई यहाँ उंगली डाल देता कुछ कि अब सर कैसा बजेगा, तो हम कहते हैं बेटा अब नहीं बजेगा। कुछ है ऐसे वीडियो जी। हाँ। तो सर कितना जरूरी है एक शिक्षक का। आमतौर पर सर जो पुराने शिक्षक होते थे वो तो अनुशासनहीनता मानेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, उसमें इस एक चीज मैं कहूंगा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरी बात को अदरवाइज ना लें कि पता चले कि कोई आप कहें गवर्नमेंट टीचर क्या बोल रहा है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा रहा है कि रटने वाली पढ़ाई रही। एक ने जैसे कुछ सिखाया टीचर ने, दूसरे को बोल दिया, दूसरे को बोल दिया, फिर दूसरे ने तीसरी पीढ़ी को बोल दिया।
तो ये जो रटाने की जो पद्धति थी, जी अर्थात टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन थी, अब चाइल्ड ओरिएंटेड है। अब पहले गुरु ही सब कुछ था, अब बच्चा ही सब कुछ है। जब बच्चा सब कुछ है तो अब बच्चे को आजादी मिलना चाहिए। जी तो हम चाहते हैं कि बच्चा सबसे पहले जब क्लास में आए, हम्म, तो छोटा बच्चा भी आता है तो उससे कम से कम आप हाय हेलो कुछ कर लें या हाथ मिला लें, तो बच्चे को सहजता महसूस हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं घर से स्कूल में आ गया, बल्कि ये लगेगा अब मैं और अच्छी जगह आ गया। और जब बच्चे सहज हो जाते हैं, शरीर तो आ जाते हैं 8 बजे ही बच्चे, जी। लेकिन घर में किसी के खाना नहीं बनाया, किसी घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, तो फिर भी दिमाग लोगों का भी घर पर ही रहता है। जी तो हम चाहते हैं कि जब बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चा न केवल शरीर बल्कि दिमाग से ही कक्षा में ही रहे। जी। और सर अगर ऐसा एक शिक्षक कर पाता है तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने शिक्षक के साथ और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाता बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा करती है। और अगर उसको सर विद्यालय और अच्छी जगह लगेगी तो फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर में स्टूडेंट स्कूल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा वो सीखेंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल उतने ज्यादा से ज्यादा फिर बेहतर रिजल्ट भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ऐसा है कि अब इलाहाबाद में 1 साल मैंने बड़े बच्चों को पढ़ा दिए, बीएससी वालों को, जी। आप लोगों को इंटर में पढ़ा दिया, जी। और अब प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जी। अनुभव बढ़ गया। जी। और अनुभव के साथ साथ ये देखा कि किसी को अगर अपनी आप बात कहना है, जी मैं सपोज करूँ चुनाव लड़ूंगा, 20 लोग आपके सामने ले जाऊं कि आनंद जी मुझे वोट देना, आप कहेंगे दयित आप ही को वोट दे भैया। जी लेकिन आप ना मैं अपने दिल की बात बता पाऊंगा ना आप। अगर दिल की बात जानना है तो पहले दिल के करीब आकर के देखो, उसके अकेले में जाकर के मिलो उससे, जी तब वो अपनी बात बता पाएगी कि भैया मैं तुझे वोट क्यों दूं, तुझसे अच्छा तो वही है यार। जी तो वही है कि सबसे पहले हम उनसे बच्चों से जुड़ते हैं, जी और जुड़ने के बाद फिर बच्चे प्रश्न हमसे पूछते नहीं, वो डरते ना रहेंगे। छोटे बच्चे हैं, डरेंगे कि अरे यार क्या है ये इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश में बोलता है, तो हम इंग्लिश मीडियम के रहे। लेकिन बच्चे ये नहीं जान पाते कि खड़ी हिंदी भी बोल लेता होगा। जी बिल्कुल। और गांव के बच्चे हैं तो गांव की भाषा में उनसे बात करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। सर जैसा कि आपका एक्सपीरियंस अगर पढ़ाई में देखें, एजुकेशन में पढ़ाने का, तो लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हो बिल्कुल गया हो कम गया, से कम। बिल्कुल मेरा सर स्वयं का जो बैच है 2015 है, उसके पहले से भी आप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। और अभी 2024 खत्म हुआ है। तो ये सर जो लगभग 15 साल का अंतराल है जब आपने पढ़ाना शुरू किया, और जो आपकी क्लास में बैठा हुआ पहला स्टूडेंट या पहला बैच, और जो अभी आपने आखिरी बैच पढ़ाया है, इन दोनों स्टूडेंट्स में सर कितना अंतर आप देखते हैं? अंतर ये है कि पहले हम भी उतना मैच्योर नहीं थे। हम बहुत, जब बच्चे कुछ शरारत करते थे तो हम बहुत गुस्सा हो जाते थे, जी और हमने एक बार तो बहुत वो गलत शब्द भी कर दिया था कि मेज पे ही जूता रख दिया था। जी 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 तो अब ऐसी नहीं, अब हम देखते हैं कि कभी हम भी बच्चे थे, आज वो हमारी जैसी स्थिति में, अगर हम किसी बच्चा कोई शरारत कर रहा हो उसको अगर हम रोक देंगे जी तो उसकी जो सोचने की शक्ति है या कुछ आगे करने की शक्ति है वो रुक जाएगी। हमें उसकी शरारत को पॉजिटिव वे में करना। अगर वो दौड़ता है तो हमें चुप करा के उसको बैठाना नहीं है, बल्कि उसको मौका देना है जब दौड़ का टाइम आए। एक बच्चा क्लास में आया, दौड़ते दौड़ते बैठ गया, अगर हम उसको पीट देते या काफ फिर भाग खड़ा होता, हमने उसको बैठाया, हमने कहा यार तुम बहुत एकदम आए और बिना गुरुजी से पूछे भाग खड़े हुए। मैंने कहा उसको आपको हम दौड़ कराएंगे। फिर मैंने जब दौड़ कराई उससे तो इतना अच्छा दौड़ा कि ब्लॉक लेवल पर भी। कितनी बड़ी बात है। यही काम होता है एक शिक्षक का। कहा जाता है कि कुम्हार की तरह काम होता है, वो एक मिट्टी से एक सुंदर बर्तन या सुंदर मूर्ति भी बना देता है। एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी है। यहाँ सर ने जैसा कि बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, क्लास में बैठ गया, और दौड़ते हुए फिर निकल गया, दौड़ते हुए फिर निकल गया, तो फिर सर ने उसको दौड़ में ही आगे बढ़ाया और वो प्राइज भी पा गया। हाँ, तो एक चीज और आपने बताई, जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कहते हैं कि गुरु वैसे ही है जैसे कुम्हार का काम है मिट्टी को बनाए, जबकि हम उस बात से थोड़ा सा सहमत हैं। क्योंकि कुम्हार मिट्टी के साथ काम करता है, वो सरल है, क्योंकि मिट्टी अपना कुछ नहीं करेगी जैसा गुरुजी चाहेगा, लेकिन बच्चा उससे पढ़ाना और कठिन है कि गुरुजी जैसा चाहते हो सकता है बच्चा उससे उल्टा करे। तो शिक्षक का काम बच्चे के प्रति और कुम्हार का काम घड़ा के प्रति जो हो उससे ज्यादा कठिन है, ज्यादा कठिन है। लेकिन सर मेरा जैसा, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं, पिछले 2 साल का मेरा अपना तजुर्बा है,
पढ़ाने का। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जरूरी है कि बच्चा विपरीत करेगा, लेकिन अगर सर हम एक बार बच्चे के लेवल पे पहुंचकर उसकी मानसिकता को समझे, उसके साथ कनेक्ट कर लें, अगर हम सर बच्चे के साथ कनेक्ट कर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चा आपकी पूरी तरह से बात मानने लगता हाँ, है। एक हमें चीज याद आ गई। बच्चे एक बार हुआ क्या कि स्कूल में पेड़ काफी लगे हैं जी और हम क्लास में इंटरवल में दूसरे बच्चों को दिखने लगे, तब तो कुछ पत्तियां तोड़ने लगी। जी अगर हम रोकते तो वो कहते गुरुजी ऐसा करते हैं, फिर और चोरी से तोड़ते। जी हमने कहा बच्चों आपने काफी पत्तियां तोड़ ली, अब आओ इन्हीं पत्तियों से मैं तुम्हें मोर बना के दिखाऊंगा, आओ तुम्हें इन्हीं से मैं ये चिड़िया बना के दिखाऊंगा। और जब उस पत्तियों से मैंने उसकी बना करके दिखाया तो बच्चे कहा कि सर ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा थोड़ा और तोड़ो, लेकिन तब तोड़ो जब गुरुजी कहें। जी तो बोले ठीक है, बिना गुरुजी आपकी अनुमति के अब नहीं। और किसी पर्पस के लिए तोड़ो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। काम कोई भी आप कर सकते हैं, जी। लेकिन उसमें हमने जैसे बांसुरी में बताया कि बांस से आप चाहें तो धनुष बाण बना के किसी पक्षी को मारें, और या बांस से बांसुरी बना के मोहब्बत फैलाएं। बिल्कुल सर, इसी प्रकार से हर एक शिक्षक का अपना अपना तरीका होता है। कभी भी डायरेक्टली अगर सर ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि मेरा एनएलपी का भी ट्रेनिंग रहा है, हम सर अगर किसी को मना करेंगे, बच्चों को खास तौर तो फिर वो वही चीज करेंगे जो आपने मना किया है। बिल्कुल। इसीलिए पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको ये समझाया जाए कि आपको ये अगर नहीं करना है तो आपको ऐसा क्यों नहीं करना है। तो फिर अगर वो समझ जाएगा, सर हर एक इंसान में, सब में इतना दिमाग है, वो अपना गलत कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। पहले अगर हम उसको समझा देंगे कि तुम्हारे लिए ये ही ठीक है और क्यों ठीक है एक्सप्लेन किया जाए, तो फिर वो चीज करेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सर एक क्लासरूम की बात भी याद आती है। सिखाने का या पनिशमेंट का भी अपना एक तरीका होता है। तो बच्चा, एक बार मैं कैजुअल लेक्चर में गया, तो बच्चा जैसे मैं बोर्ड पे लिखना शुरू करता था, बच्चा बेंच के नीचे छुप जाता और कहता था कू 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 की आवाज निकाल रहा था। एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार। मैंने एक बार पीछे मुड़ा, मैंने कहा अब ये नीचे गया होगा, मैंने ऑब्जर्व कर लिया था। फिर मैं वहीं गया पास में, जैसे ही वो नीचे जाके कू करने लगा, मैं भी नीचे गया, मैंने भी कहा कू। तो सब बच्चे हंसने लगे। फिर मैंने उसको बाहर निकाला और मैंने उसको सबके सामने खड़ा किया। 30 मिनट्स का लेक्चर होता था सर, लगभग 5 मिनट हो चुके थे। 25 मिनट्स में मैंने उसको कहा तुमको पूरे 25 मिनट तक क्लास में कू ही करना है हर एक मिनट के बाद। तो सर वो बच्चा 3 से 4 बार उसने किया, फिर बाद में कह रहा है अब नहीं मैं करूंगा। उसके बाद सर वो 2 साल बच्चा मेरी क्लास में बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले सर वो इतना, जैसे कबाड़ी बच्चा बोला जाता है, जैसे शब्द हम प्रयोग करते थे, इतना का। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई में भी सुधार किया। जहाँ सर वो बच्चा फेल होता था, वो सर 80% तक आ गया। और जुड़ जाता है बच्चा, तो ऐसे ही होती है। बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है, तो बच्चों को उसी हिसाब से हमको डील करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डील। आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि बच्चों की बात चल रही है। थोड़ा सा लीक से हटके एक और सर मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि समस्याओं को नजरअंदाज करने से समस्याएं खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। समस्याओं पे डिस्कशन होना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि सर आपका सोचने का अपना नजरिया है, इसी वजह से मैं चाह रहा हूं। मैं पहले सर मैंने सोचा इस सवाल को नहीं रखते हैं, फिर मैंने सोचा कम से कम हर एक व्यक्तियों से जवाब जानेंगे तो लोगों तक अलग अलग जवाब पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे। सर प्रेम, इश्क, मोहब्बत, ये शब्द आते हैं तो आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में तो ऐसा है कि जितना भी कहें वो कम है या ज्यादा है जी। कि आजकल के समय में देखो तो आप क्या सोचते हैं, कभी किसी लड़के के दिमाग में ऐसा सपना आता होगा कि किसी कूड़ा बटोरने वाली लड़की मेरी बन जाए शहजादी? कि हमेशा हीरोइन के सपने आती हैं जी। तो क्या मतलब है? कोई लड़का कभी ऐसा सोचता होगा कि, मतलब कोई लड़की सोचती होगी कि मेरा आने वाला हीरो मेरा ऐसा कोई मजदूर हो, वो भी सोचती कोई राजकुमार हो। बिल्कुल। तो ये ज्यादातर चीजें हैं ना, ये भौतिकतावादी चीजें काफी हद तक इसमें जुड़ी रहती हैं कि आदमी सोचता है, क्यों नहीं उसको सपने आते हैं कि गरीब की लड़की की उसमें आत्मा नहीं है, उसमें कुछ नहीं है कि प्रेम मोहब्बत। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो हीरो चाहता है, वो हीरोइन चाहती है जी, इसीलिए सर सभी भी बनाए मेरे सपनों का राजकुमार। तो अब जब आई प्यार मोहब्बत इसकी आई, तो इसमें वो तो शब्द बनाने वाले जानते होंगे क्या सही है क्या गलत है जी। लेकिन ये इतना मतलब एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जी। कि जैसे बच्चे का माता के प्रति प्यार, जी। पति का पत्नी के प्रति प्यार, लड़की का लड़की के प्रति प्यार,
तो प्यार इतना एक मतलब बड़ा चीज है कि अगर ये कहें कि पूरी दुनिया में जी प्रेम ही है जी तो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्या बात है। मित्रता क्या है सर? मित्रता तो ये है कि जहां तक मेरा मानना है कि जो आपके विचारों से जी असहमत होते हुए भी जी मतलब जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करने को तैयार हो जाओ, वही मित्र। जी क्योंकि कई बार अगर लगा कि हमने आपके प्रति कुछ गलत कर दिया, आप उसको दिल पे ले गई, जी और फिर उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी आप काम नहीं आ पा रहे हैं, तो आप किस काम के मित्र हैं फिर? तो बिल्कुल मित्र है परिस्थिति को समझे। आज मेरी स्थिति गड़बड़ है, मैं गुस्सा में भी हो सकता हूँ, पता नहीं मैं किस स्थिति से आया हूँ, आपने क्या पूछ दिया, जी कल मेरी स्थिति बिगड़ भी सकती है। जी। तो मित्र वही है जो हर परिस्थिति में मतलब साथ दे। क्या बाप और बेटा मित्र हो सकता है? क्या एक गुरु और शिष्य मित्र हो सकता है? बिल्कुल सभी मित्र हो सकते हैं, कोई और बुराई नहीं है इसमें, हो सकते हैं, नहीं होना भी चाहिए। होना ही चाहिए। जो माँ बाप और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है या गुरु और शिष्य के बीच में गैप रहता है, वो ना तो अपने दिल में जो कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं उनको पूछ पाता है, और न टीचर बच्चे से जुड़ पाता है। जब आप मित्रवत व्यवहार करेंगे तो केवल विषय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे का हमें चहुमुखी विकास करना है, विषय मात्र उसमें 25% ये योग है, कला है, संगीत है, सब चीजें हैं। तो ये तभी संभव हो पाएंगी जब आप मित्रवत व्यवहार करेंगे। बिल्कुल। और अगर एक शिक्षक सिर्फ ज्ञान ही देने के लिए है तो शिक्षक से बेहतर तो फिर गूगल है। बिल्कुल यही अंतर होता है एक गूगल में और शिक्षक में, क्योंकि गूगल भावनात्मक रूप से एक बच्चे से नहीं जुड़ सकता है, जहां कहीं ना कहीं शिक्षक ही वो योगदान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इससे पहले कन्वर्सेशन में क्योंकि बात आ ही गई थी, आपने कहा मैंने मेज पर जूता भी उतार कर रख दिया था। सर मैं याद आ गया है, क्योंकि कि बच्चे आपने बोला कई बार क्लास में ऐसे न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं। मुझे डायलॉग याद आ गया है सर, रेड एंड चीप है तो लेदर ही होगा। अगर सर आप इस पे कुछ कहना चाहें। इस पर यहाँ चर्चा ना हो तो अच्छा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हालांकि जो सर के स्टूडेंट रहे होंगे तो ये बहुत फेमस डायलॉग रहा है, तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर सर ये जरूर कहीं ना कहीं। लेकिन इतना मतलब जो बच्चे हैं, जी पढ़ाया तो मैंने 2-3 साल ही क्राइस्ट में, इतना बच्चे आपस में मतलब प्रेम मोहब्बत के साथ मिलते हैं जी कि हमें लगता है कि अगर हम वहीं रहते तो भी हम खुश ही रहते। जी कहीं ना कहीं सर खुश रहना ही महत्वपूर्ण जितने एक बच्चा ऐसा है, अब मैं उनका नाम भूल गया, उसको मैं पढ़ाया था, और पढ़ाते समय जब ट्यूशन पढ़ाता था तो फीस के लिए बच्चों से नहीं कहता था कोई दे या ना दे, कितनी दे रहा है। तो एक बच्चे ने फीस नहीं दी, उसके बाद हम तो भूल गए, उसके वहाँ क्राइस्ट छोड़ के सरकारी टीचर बन गए। और एक बार अभी पिछली साल की बात है, मैं वहां से निकल रहा था तो नूर फुटवियर के सामने से तो वो लड़का आया और उसने कहा सर जी वो आपका शिष्य तो दिल्ली में है लेकिन उसने पैसा भेजे ट्यूशन के। अरे मैंने कर रहे हैं यार, इससे जाके मिठाई खा लेना। बोले नहीं सर, अब ये पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। जी 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 तो मैंने कहा कि यार ऐसे बच्चे हैं जिसको मैं उतनी ही मोहब्बत करता था ना पैसा देने के बाद भी, वो आज भी वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा है तो मैं ले लूंगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप इसको रखो और इससे मिठाई खा लेना। जी मिठाई की बात याद आई है सर, तो हमें भी क्लास के टाइम पे हम लोगों को भी आपने, क्योंकि हमने टीचर्स डे विश किया था, आपको गिफ्ट दिए थे, तो आपने पलट के पहली बार किसी टीचर ने, सर मेरे 12 साल का जो इतिहास रहा था उस स्कूल में, पहली बार किसी टीचर ने पर्स से पैसे निकाल कर बच्चों को दिए थे कि लो इससे मिठाई खा लेना, क्योंकि टीचर्स डे में यहाँ कुछ लिए नहीं हूँ। तो सर ये भी कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं जो हम लोगों को याद रहती हैं। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पोएट्री की अहमियत क्या है सर? कविता वैसे देखा जाए जी तो गद्य लेखन कविता लेखन से ज्यादा कठिन है, लेकिन लोग सोचते हैं कि तो कविता लिख रहा है ये ज्यादा अच्छी सोच रखता होगा, ऐसा नहीं है। जी अपने विचारों को स्वरों में पिरो दे जी वो कविता है। जी हाँ अपने विचारों को स्वरों में पिरो दें, हाँ, वो कविता है। उसी टाइप की चीज है कि मतलब उसमें लय ताल मतलब लय आ जाए उसमें तो कविता हो जाती है। लेकिन अब तो ऐसी भी कविताएं लिखी जा रही हैं कि पता चला कि आपकी लय भी नहीं बनेगी लेकिन वो कवित्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। लगभग हम अपने शख्सियत इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही
मैं आपसे सर एक और विशेष अनुरोध करना चाहूँगा। अपने एंड से आप सोसाइटी में हम लोगों को कोई भी सीख देना चाहें, हालाँकि मेरा भी आखिरी सवाल बाकी है। उसके पहले सर मैं चाहूँगा आप अपने एंड से कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो हम ना पूछ पाए हों। हाँ, शेयर यही करना है कि पहली बात तो काम कोई भी हो उसकी शुरुआत हमेशा कठिन होती है। जी, जब आप उसमें चल पड़ते हैं तो जी। ढेर सारे रास्ते खुल जाते हैं। जी, इस वजह से आप काम कोई भी करें, जी, भले ही कठिनाई आए, अगर वो अच्छा है तो उस पर आगे बढ़ते जाओ, सफलता मिलेगी। सफलता मिली। और सर जो बीच में कोई नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से मुकाबला अगर सामना हो जाए तो कैसे डील करें? नकारात्मक वो भी एक आपके लिए अच्छा पॉइंट होगा, क्योंकि नकारात्मक लोग बिना पैसे के, बिना ट्यूशन फीस दिए फ्री में ही इतनी चीजें बता देंगे कि यहाँ चीज आप गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ जाइए। इम्प्रूव करते जाइए और तब तक करते जाइए जब तक उस नकारात्मक व्यक्ति के कमेंट आना बंद ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो आपको गिराने की सोच रहा है जी, या गिरता हुआ देखना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो पहले से ही आपसे नीचे है, तब तो देख रहा है कि ये गिर रहा है। बिल्कुल। और व्यक्ति अपने से ऊपर वाले को ही देखता है, तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं हम हमारे लिए भी ये समझने की बात है कि भाई अपन उससे ऊपर हैं। बिल्कुल। ये सर लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, आप क्योंकि अभी तक जो मैं चाह रहा था कि कन्वर्सेशन में जो चीज़ इंक्लूड ना हो, मैं दर्शकों को बता दूं, आप सर लक्ष्य फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भी हैं। जी और जितना मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है, पिछले 1 महीने के अंतराल में लगभग नवंबर की अगर अपन बात करें तो आपको 4 जगह, अलग अलग जगह, बड़ी बड़ी जगह सम्मानित किया जा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये 4 जगह एक ही महीने में सम्मानित होना, अगर आप दर्शकों को बताएं ये क्या जगह थी, कहाँ कहाँ मिला उसमें आपको? ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो हम वहाँ पर बच्चों को जैसे शिक्षित करते हैं, जी, तो एक प्रशिक्षु के तौर पर हमें वहाँ पर ट्रॉफी मिल गई, जी, जो जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं थी जी, उसमें मिल गई। जी, फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रतिभा सम्मान समारोह किया था लक्ष्य परिवार राठ ने, जी, तो उसमें समाज के जो कुछ प्रतिभावान लोग हैं जी, उनको पुरस्कृत किया जा रहा था। तो देखा कि संगीत के क्षेत्र में ये बांसुरी बजाते हैं, यूट्यूब पे भी कुछ बांसुरी है, तो उसके लिए भी पुरस्कृत किया गया। जी, और 2024 में ही देखा जाए तो इसने राम राजा सेवा समिति है, उसने भी उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में पुरस्कृत कर दिया। जी, और फिर और बीच बीच में हमारी बच्ची को भी पुरस्कार मिल गया, तो 4-5 मेडल लग रहा है कि 1 महीने में आगे। फिर लास्ट में 4 दिसंबर को जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी आए जी, और यहाँ पर हमको स्वामी ब्रह्मानंद जी के एक बड़े मंच पर जी, हमको पुरस्कृत किया गया। जी। कौन सा सर सबसे खास है? हाँ, तो पुरस्कार तो देखिए सभी खास होते हैं, सबकी अलग अलग अहमियत होती है। जी, बस ये है कि महत्वपूर्ण है काम, ये चीजें बात की हैं। कई बार ऐसा बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन पुरस्कार नहीं मिल पाता है, जी, तो हम तो समझते हैं काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक की जिंदगी में रमेश राजपूत जी का अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट तो यही है कि समाज में इतने बड़े होकर इस काबिल बन गए कि अब समाज को कुछ देने की स्थिति में आ गए। अभी तक तो हम लेने की स्थिति में थे, आज देने की स्थिति में है। और कम से कम अपनी जो सैलरी है उसका मैं 10% समाज के लिए पिछले 10 साल से खर्च कर रहा हूँ, जी, और आज भी मतलब जारी है। और उम्मीद है कि आगे भी मुझे ऐसी परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी और बाबा साहब से इतना मतलब मार्गदर्शन मिलता रहे उनके विचारों से, कि मैं समाज के लिए और दिन प्रतिदिन अच्छा करूं। जो आप समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? नहीं, देखो हमने पहले बताया कि जब आप कुछ बनने की इच्छा रखेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, जी, कुछ करने की इच्छा रखो। जी, अभी जब लक्ष्य फाउंडेशन का संयोग से मैं इस समय जिलाध्यक्ष हूँ, और उन लोगों का बहुत बहुत आभार कि हमें जिलाध्यक्ष के काबिल समझा। जी, और अब हमारे ऊपर एक जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अमरपाल सिंह लोधी जी, ज्वाइंट कमिश्नर भारत सरकार ने, जी, उनकी भी इच्छा है कि आप कुछ अच्छा करें। तो ग्राम बिहुनी में 16 फरवरी को एक निःशुल्क कोचिंग खोली जा रही है। उसमें आपकी जनता का राज का बहुत बहुत आभार रहेगा अगर आप लोग आते हैं वहाँ पर। आपकी पूरी टीम
मतलब सादर आमंत्रित है और वहां पर निशुल्क कोचिंग खुलेगी और निशुल्क कोचिंग जो खुलेगी 16 फरवरी को उसका उद्घाटन होगा। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि समाज के जो हुनरमंद और काबिल बच्चे जी उनको अगर हम थोड़ा सा भी गाइड कर पाए जी तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हम मानते इसका मतलब सर कहीं ना कहीं जरूरतमंदों की मदद करना या जो बच्चे गाइडेंस की वजह से कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम एक चीज से दूर रहते हैं जी कि मैंने अपने नाम के आगे ना तो कभी समाज सेवी लगाया जी और ना मैं चाहता हूँ कि कोई समाज सेवी कहे, क्योंकि हम जो बाबा साहब को हमने पढ़ा या स्वामी ब्रह्मानंद जी को पढ़ा तो हमें लगा कि ये हमारे कर्तव्य हैं, इससे हम अलग नहीं रहते। इससे हम अलग नहीं रह हाँ, सकते। ये कर्तव्य हैं, इसमें हमें नहीं लगता कि हमें कोई समाज सेवी कहे या ना, और ना कहे तो अच्छा है। जी कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसे काम अवश्य करते रहना चाहिए जिससे इस समाज का कुछ ना कुछ भलाई हो, आगे आने वाली पीढ़ियों की कुछ ना कुछ भलाई हो। क्योंकि अगर हम कहते हैं हम इंसान हैं तो उसके कर्तव्य भी हमको समझना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि कोई जानवर है तो उससे हमको सीखने की आवश्यकता है कि वो जानवर क्यों है। अगर मैं सबसे वफादार जानवर कुत्ते की बात करूं तो कुत्ता भी जहां बैठता है अपने आसपास की जमीन को अपनी पूंछ से साफ कर लेता है। तो अगर इंसान होके हमने सिर्फ पढ़ लिख कर अपना ही पेट पाला, अपने परिवार का पेट पाला, तो क्या अंतर रह गया हम में और उनमें। बिल्कुल इसीलिए आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमें समाज को भी बराबर देखते हुए चलें। हमारे आसपास जो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं हम उनकी जिम्मेदारी उठाएं और जिस हद तक लायक हैं जितना हम कर पाए और एटलीस्ट उतनी तो हम इस समाज के लिए अपना योगदान दें। बिल्कुल। बदले में क्या हमको कोई सम्मान की उम्मीद करनी चाहिए सर? सम्मान की उम्मीद इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जो काम कर रही हैं वो अपना कर्तव्य मान के कर रही हैं। अगर आप सम्मान की इच्छा रखते हैं तो फिर आप कर्तव्य नहीं, आप लालच में हैं और लालच सब बुरी बला है। लालच बुरी बला है। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं जब राइटिंग आप अपनी सुधार रहे होंगे तो आपने ये लाइन लिखी होगी, लालच बुरी बला है। लेकिन सर कहीं ना कहीं हर एक, जितना मैंने सर अभी तक चीजें देखी, हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ लालच तो होता ही है। लालच होना भी चाहिए थोड़ा बहुत जी लेकिन जब आप उसी के पीछे दौड़ेंगे तो आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। अगर आप सही काम करेंगे तो सम्मान आपको पीछे से मिलेगा, लेकिन अगर सम्मान के लिए आप कोई काम करेंगे और बाई चांस वहां पर आपको अपमान मिल गया तो आप उसको नहीं झेल पाएंगे। तो सम्मान के लिए कभी ना सोचो, जहां भी रहो। हम तो उस तरीके के लोग हैं कि दरी फट्टी उठाने को मौका मिले तो वो उठा देते हैं, कुर्सी पहुंचने का मौका मिले वही कर देते हैं, और जिला अध्यक्ष बन गए कुर्सी में बैठने का मौका मिला तो उसमें भी बैठ जाते हैं। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को ऑलराउंडर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा हम चाहते हैं कि, कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कविताएं लिखना हो, खेल खेलना हो, बांसुरी बजाना हो, पेंटिंग करना हो, कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी से लेके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, मैं तकरीबन 48 सब्जेक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़े और कम से कम मतलब मुझे 2 भाषाएं थोड़ी थोड़ी आने लगी, जिसमें से आपको ब्राह्मी लिपि जितना कि मैं बुद्ध के साहित्य को पढ़ सकूं, और थोड़ा थोड़ा उर्दू भी आती है मुझे, और इंग्लिश और हिंदी तो हम सभी लोग चूंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये तो कंपलसरी है। सर आपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होने का जिक्र किया तो शुरुआत में तो सर बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही मैंने 12th पास कर लिया और मैं थोड़ा सामाजिक जीवन में आया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हिंदी आना भी बहुत आवश्यक है। फिर मैंने यानी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, हिंदी की किताबें पढ़ना शुरू की, और सर मुझे लगता था पढ़ाना जब शुरू किया तो मैं हिंदी टर्मिनोलॉजी मिस कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा दायरा कहीं ना कहीं दायरा रेस्ट्रिक्ट हो गया था। आपने सर किस प्रकार से इन चीज़ों का सामना किया? हम तो ये सोचते हैं कि हिंदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी हमारी एक कहते हैं मदर टंग, एक मदर लैंग्वेज, मातृभाषा और माता की भाषा। तो हिंदी अगर हम सीखेंगे तो हम अपने साहित्य से और अपने लोगों से जुड़ पाएंगे। इंग्लिश से जो वर्ड हम ट्रांसलेट करके यहाँ ले आते हैं उससे हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिस्टर का मतलब बहन होता है तो जब हम बहन शब्द प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में कभी रक्षाबंधन कितनी अच्छे अच्छे विचार आती हैं
क्या वो सिस्टर शब्द से अंग्रेजों को आते हैं कि नहीं, वो तो अपनी सिस्टर को इतनी वैल्यू नहीं देते। जी जी तो भाषाओं का तो ट्रांसलेशन हो पाता है, लेकिन भावों का नहीं हो पाता, क्योंकि हम भावात्मक लोग हैं, हम भावों से जुड़े हैं। तो हमें अपनी भाषा नहीं सीख पाएंगे तो हम कैसे जुड़ पाएंगे लोगों से। बिल्कुल, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल इमोशंस का जो ट्रांजिशन है वो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज किसी की कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है जो इंग्लिश बोलता है तो बहुत बुद्धिमान होगा, जो हिंदी या बुंदेलखंडी बोलता है तो वो कम बुद्धिमान होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। कवर कितना भी अच्छा होता है, हो सकता है उस कवर के अंदर उसी पॉलीथिन में कूड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक जूट के बने हुए बोरे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। देखो, एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, पूरी दुनिया एक गांव में बदल गई। कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल है तो दुनिया मुट्ठी में। और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इसमें नो डाउट। हिंदी भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे चाइना वाले अपनी मंदारिन को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन कहते हैं संगीत एक ऐसी भाषा है जिसको पूरी दुनिया समझती है। जहां आपके विचार खत्म हो जाते हैं या जहां से आपके पास शब्द नहीं बोलने के लिए, वहां आपका शुरू हो जाता है संगीत। वहां संगीत शुरू हो जाता है और जिससे हर एक व्यक्ति कनेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक और बात, जैसे क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, कितना आवश्यक है सोशल मीडिया पे आजकल के युवाओं का या बच्चों का जाना, या फिर उस पे जो नकारात्मक लोग बैठे हुए स्क्रीन से पीछे से कुछ भी फाउल कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उससे कैसे कोई भी क्रिएटर डील करे? उसमें तो देखिए हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं जी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां हैं, लेकिन अच्छाइयाँ ज्यादा हैं। जी मतलब आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में। और रही बात जो गलत कमेंट करती हैं, तो हमारा तो मानना है कि उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सम्मान देना ये आपके चरित्र को प्रतिबिंबित करता है, उनके चरित्र को नहीं। अगर उन्होंने गलत लिखा, आपने भी गलत लिख दिया, तो आपकी और उनकी एजुकेशन में फिर फर्क कहाँ रह गया। बिल्कुल सर, क्या बात है। इसी बात से सर मैं भी एक वाक्य जोड़ दूं। मैं कोटा में था जिस टाइम पे, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। मेरे एक टीचर थे, पढ़ा रहे थे, तो उनका कहना था कि बेवकूफ लोगों से आपको कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उनसे कभी भी नहीं जीत सकते हैं। पूछा गया क्यों नहीं जीत सकते हैं, तो कह रहे पहली बात तो आपको उनके साथ बहस करने के लिए आपको अपना स्टैंडर्ड नीचे गिराना पड़ेगा, तो उन बेवकूफों के लेवल पे आना पड़ेगा। और जब आप उस लेवल पे आ गए तो आपकी पहली हार तो ये हो गई कि आप ऑटोमेटिकली नीचे भी आ गई। उसके बाद आप उनके साथ बहस करेंगे तो बड़ी होशियारी से वो आपको हरा भी देगा, क्योंकि उसको बेवकूफों वाला वो एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात कर रहे आप। इसीलिए कभी उस लेवल पे आप ना आए और अपना काम करते रहे। कीचड़ में पत्थर ना मारे, क्योंकि जो सुअर कीचड़ में लौट रहा है तो वो तो पूरा ही गंदा है। आप उससे अगर लड़ाई झगड़ने जाएंगे तो अभी तो जो आपके सफेद कपड़ों पर दो चार छींटे ही पड़े हैं, फिर पूरी ही पोशाक गंदी हो जाएगी। और फिर जो कमेंट करते हैं वो आपके परिचित के जानने वाले लोग हैं, और एक न एक दिन ये लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि हर इंसान में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। और जब आपको कोई समझ जाता है तो वो जुड़ जाते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। आज हम लोग देखते हैं कि आज लड़ झगड़ लें, मुश्किल से 60-70 साल की जिंदगी है, और अंत में फिर युगों युगों तक यही मिट्टी में मिले सोना है। तो थोड़े समय में आए हैं तो थोड़ा मोहब्बत करेंगे, अगर कोई गलत भी करता है तो उसको इग्नोर करें। द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, ये सीखना बहुत आवश्यक है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को, और हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में आर्ट ऑफ इग्नोरेंस आना बहुत जरूरी है और ये बहुत आवश्यक है। तभी कहीं ना कहीं आप अपने आप को सकारात्मक रख पाएंगे और धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलेंगे, और धीरे धीरे ही सही एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस शिखर पर, उस चोटी पर पहुंच जाएंगे जहां पे ऐसे नकारात्मक लोगों की आवाज आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। फिर वहां पे सभी लोग सकारात्मक। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम शख्सियत में आने के लिए। पूरी जनता की राज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हमारी कहीं पर जरूरत पड़े, तन मन धन, जिसमें से धन को आगे रखें। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम शख्सियत, और आप देख रहे थे इंजीनियर रमेश राजपूत जी को। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और
पूरी जनता की राज टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी कहीं भी जरूरत पड़े तो तन मन धन से हम तैयार हैं, जिसमें से धन को आगे रखेंगे क्योंकि हम दूसरी जगह व्यस्त रहते हैं। सर आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से सभी तरीके से सक्षम है। आपसे सिर्फ आपके आशीर्वाद की उम्मीद है। बिल्कुल, हमारी शुभकामना सदैव हमारे साथ है। हम तो सभी लोगों से वैसे ही जुड़े हैं, भले ही आपस में उतनी बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन सब, चाहे अवधेश जी हों, राघवेंद्र जी हों, सभी लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार है। हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं। जी जी सर, बिल्कुल। और सभी लोग अपनी अपनी जगह पे व्यस्त हैं, और सर जरूरी यही है कि जब भी मुलाकात हो उसी तरीके से हो कि मानो कल ही मिले हों। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो सब लोग मैच्योर तो ये समझते ही हैं कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं। सभी लोग, हर एक समाज का अपना अपना हिस्सा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत सही। हम तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि उसूलों पर जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। जी, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कुछ करते रहो बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। करते हैं जब पेट भरने वाली क्रिया में कि सबसे पहले क्या करते हैं, सांस पूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसके बाद हम सांस पेट को पिचका के यहाँ ताकत लगाते हैं हाथ में, जैसे नहीं देखना है, हंसना नहीं। सॉरी। कर दिया। अबे सब बंदे जा सब लोग। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 उजनेर के ये बच्चे हैं, आज यहाँ पर खरगोश और कछुआ की आप दौड़ देखेंगे। ये क्या है? ये क्या है? चलो इनकी दौड़ शुरू करते हैं। स्टार्ट। देखते हैं, दौड़ शुरू हो गई है और खरगोश काफी तेज दौड़ रहा है और कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन लगातार परिश्रम कर रहा है। और वो खरगोश पेड़ के पास जाकर के, खरगोश देखिए कैसा सो रहा है आराम से, और कछुआ लगातार चल रहा है। कछुआ और धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर, और खरगोश जागा तब तक कछुआ। इस कहानी के बच्चों ने क्या सीखा कि जो लगातार परिश्रम करते रहते हैं वो क्या करते हैं, जीत जाते हैं। और ये खरगोश दौड़ने में बहुत तेज था, लेकिन इसको बीच में सोचा कि मैं तो आगे निकल गया, थोड़ा आराम कर लूं, और पेड़ के पास सो गया, इसलिए हार गया। अब दोबारा जब दौड़ तुम्हारी शुरू होगी तो अब तो नहीं सोओगे? बिल्कुल नहीं। बहुत सही। आज से 20 करोड़ साल पहले, कितना? 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी में एक ही महाद्वीप था। कितना था? एक ही। जिसका नाम था पेंजिया। क्या था? पेंजिया। और एक ही महासागर था जिसको कहते थे पैंथालसा। उस महाद्वीप के चारों तरफ भरा हुआ था पैंथालसा। कौन सा? पैंथालसा। तो लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की जो प्लेट है उसमें खिसकाव के कारण, किसके कारण? खिसकाव के कारण ये विभक्त होते गए, और आज हमारे पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। वो किसकी वजह से हुआ? जो दुर्बलता मंडल पर जो प्लेट तैर रही है उसमें खिसकाव के कारण, पृथ्वी की प्लेट में खिसकाव के कारण। किसमें? पृथ्वी की प्लेट में। तो आज आप देख रहे हैं ये है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, आपका ये यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं है? तो
तो ये शुरुआत में आज यहाँ पर देख ले, अटलांटिक महासागर है, इतना ये सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, ये भारत के पास ये वाला हिंद महासागर है। तो आज जो इस तरीके से हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, 20 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी। कैसी थी? एक महाद्वीप पेंजिया और एक महासागर, कौन सा था? पेन महासागर। लेकिन